सभी का आज के इस सेशन में वेलकम टू दी क्लास, वेलकम टू दी सेशन। हेलो हेलो हेलो। बताइए दोस्तों, क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई सुनाई दे रहा हूँ? वेलकम 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 टू दिस सेशन। हेलो, स्वागत है वंदन। माइक तो लगा लो। अरे सर, माइक तो लगा लो। हाँ जी, बताइए। Am I audible and visible to you guys? Print culture and the modern world. हाथ से मशीन पे शिफ्ट हो गए हम। जो हैंड प्रिंटिंग होती थी उस हैंड प्रिंटिंग की जगह अब क्या हो गया, मैकेनिकल प्रिंटिंग पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो जो हाथों से पेपर रगड़ रगड़ के प्रिंटिंग हो रही थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, उससे आप मैकेनिकल प्रिंटिंग पे चले गए हैं। क्या हो गया तुम्हें? बार बार क्यों देख रहे हो मुझे? तुम पसंद आ गया क्या मैं तुम्हें? कि तुम चलो ऐसे ना मुझे तुम देखो। संदीप पलट पलट के देख रहा हूं। क्यों मेरे दोस्त, कुछ देख रहे हो? अच्छा, मैं वही सोचू संदीप को आज क्या हो गया। तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आओ। हाय हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। अयान, आर्यन, श्रगुनजीत सिंह, आस्था, लड्डू, अनिरुद्ध, गोकू, अथर्व, हर्षमित, महक, कृतिका, साकेत, उमेर, कनिष्का और भी बहुत सारे बच्चे। वेलकम एवरीवन, सभी लोगों का स्वागत है आज के इस क्लास में। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा देखो। चाइना, जापान, कोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। तो कैसे इनिशियली आप देखेंगे तो प्रिंटिंग डेवलप हुई चाइना में, चाइना के बारे में कैसे प्रिंट डाइवर्सिफाई हुआ चाइना में वो पढ़ा। जापान प्रिंटिंग टेक्निक पहुंची बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा, उन्होंने विजुअल वर्ल्ड को, उक्यू आर्ट फॉर्म को डेवलप किया। हमें ओल्डेस्ट प्रिंटेड मेटेबल मूवेबल मेटल टाइप से जो प्रिंट बुक्स प्रिंट हुई कोरिया में, जिगजी, उसके बारे में पता चला। फिर ये साउथ एशिया से प्रिंटिंग टेक्निक उठ के यूरोप पहुंची। कैसे? तो पेपर पहुंचा पहले सिल्क रूट के थ्रू, फिर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक, मार्को पोलो जो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे वो लेके गए अपने साथ इस टेक्निक को, और इस टेक्निक के थ्रू इटली के साथ साथ पूरे यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फेमस हो गई। लेकिन तब भी लोग हाथ से लिखवाते थे स्क्राइब से, बुक सेलर्स अपने पास स्क्राइब्स को हायर करके रखते थे। लेकिन द नीड ऑफ द टाइम वाज टू हैव मोर एफिशिएंट एंड फास्ट एंड चीप प्रोडक्शन ऑफ बुक्स। और इसी के चलते क्या है, इसी के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक फेमस हो रही थी। लेकिन वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक भी एवर इंक्रीजिंग डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। और इसी के चलते क्या है, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ध्यान रखिएगा कि जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जरूरत थी किस चीज की? एक फास्ट और चीप मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आना चाहिए। किस चीज का? बुक्स प्रोडक्शन का। और तभी जोहान गुटनबर्ग ने अपना अब्बा डब्बा जब्बा दिमाग चला के, आपको क्या देखने को मिलता है कि जोहान गुटनबर्ग ने तभी उसी समय ही डिराइव्ड आउट अ वे, जोहान गुटनबर्ग ने एक तरीका निकाला वर्किंग ऑन दी प्रीवियस नॉलेज। जैसे मेटल मतलब ऑलिव प्रेस वगैरह ये देखे थे उनने। ही वाज गोल्ड स्मिथ, ही नो हाउ टू मेक मोल्ड्स, ट्रिंकेट्स बनाने आते थे उनको। तो क्या है, उन्होंने लेटर्स बनाए मेटल के, और एक प्रोटोटाइप बनाया प्रिंटिंग प्रेस का, फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस का, इन द ईयर 1448। और गुटनबर्ग ने बाइबल प्रिंट करी। ठीक है, अब ये जो किताबें शुरुआती दौर में प्रिंट होती थी, ये प्रिंट बहुत कुछ हाथ से बनी हुई किताबों के सिमिलर ही होती थी, क्योंकि जगह छोड़ी जाती थी हाथ से डिजाइन के लिए। लेटर्स भी थोड़े से हैंड रिटन टाइप के होते थे। लेकिन whatever the technique was, this technique marked the revolution in the history of print। जहां आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक वाटरशेड देखने को मिला, एक चेंज देखने को मिला। और वो चेंज क्या था मेरे दोस्तों, कि अब हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग पे आप शिफ्ट हो चुके हैं। एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन। डिडिंग डिडिंग। अब यहां से प्रिंट रेवोल्यूशन शुरू होगा। तो यहां तक अपन पढ़ चुके थे, ध्यान आया? यहां तक ध्यान आया? प्रिंट रेवोल्यूशन। अब किसी भी चीज को रेवोल्यूशन कब बोला जाएगा? जब वो एक बड़े लेवल पर बदलाव लाती है, क्रांति। ठीक है, तो व्हाट वाज द रेवोल्यूशन? प्रिंट रेवोल्यूशन आखिरकार क्या था? क्या हो गया तुम्हें आज? बोलो ना, कह दो ना। है? कुछ नहीं हुआ?
गुलगुल कर दो, ले ली सांस, चलो गहरी सांस लो, पानी पियो मेरे प्यारे, मेरा प्यारा विदाई 5.0 इन मेकिंग। आया, आ जाओ बेटा, पानी पी लेते हैं सारे बच्चे और टीचर भी, है ना। फिर शुरू करते हैं यहां से, प्रिंट रिविजन इट्स इम्पैक्ट। +2, चलो प्लस नहीं होता है, +2, +2 नहीं, +2, उसमें जो सुर है ना वो पकड़ में आना चाहिए, कह दो ना +2। आया, प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स, अरे 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 भाई भाई भाई, प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। अब सीरियसली पढ़ लेना, मार देता हूं मैं, बहुत गंदा आदमी हूं। तो द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, प्रिंट रेवोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा वो समझना है अपने को। प्रिंट रेवोल्यूशन क्या है, तो जो हाथ से जब आप छपाई चल रही थी जोहान गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस बनने से, वो अब किस पे हो गई, मैकेनिकल प्रिंटिंग पे शिफ्ट हो गई है। तो उस मैकेनिकल प्रिंटिंग का क्या इंपैक्ट पड़ा वो समझना है। तो व्हाट वाज द प्रिंट रेवोल्यूशन, ठीक है, प्रिंट रेवोल्यूशन आखिरकार क्या था। इट वाज नॉट जस्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स, कोई अलग तरीका नहीं था बुक्स प्रोड्यूस करने का, बुक्स वैसी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ठीक है, इट ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल। लेकिन जब किताबें छपी, जैसे मैं बता रहा हूं कि किताबें पहले भी बन रही थी, अब क्या हो गया, अब किताबें फास्ट बढ़ने लगी, सस्ती बनने लगी, तेजी से लोगों तक पहुंचने लगी। तो इस चीज से क्या होगा ना, इस चीज से लोगों का जीवन बदल गया। कैसे जीवन बदल गया, जैसे पहले क्या था कि पहले टेलीफोन्स पहले भी थे, लेकिन जब टेलीफोन्स का प्रोडक्शन फास्ट हुआ, चीप हुआ और टेक्नोलॉजी, एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी वगैरह सब आ गई और सस्ते में मिलने लगा, तो उस चीज ने क्या किया पता है, उस चीज ने ये एक इंपैक्ट क्रिएट किया कि अब लोगों के जीवन में कम्युनिकेशन फास्ट हो गया, लोगों ने मोबाइल से ट्रेड, इंफॉर्मेशन, पढ़ाई सब शुरू कर दिया, है ना। तो तुम आज के बच्चे हो, मैं भी आज की हूं, ऐसा नहीं है बाबा आदम के जमाने का हूं, लेकिन जैसे अगर आप देखोगे आज हम जिस चीज को आईटी रेवोल्यूशन की तरह देख रहे हैं, आज से जैसे अगर आप देखोगे तो हजारों साल पहले जब प्रिंट रेवोल्यूशन आया होगा तो उसने भी लोगों का जीवन बदला होगा, ठीक है। तो इट ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ पीपल, चेंजिंग देयर रिलेशनशिप टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड विद इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटीज। तो उनका रिलेशन नॉलेज के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, अथॉरिटीज के साथ, सबके साथ बदलाव देखने को मिला। इट इन्फ्लुएंस्ड पॉपुलर परसेप्शंस एंड ओपनड अप न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, ठीक है। उस चीज से क्या होगा ना, चीजों को देखने का नजरिया बदल गया। इट ओपनड अप द पॉसिबिलिटीज हाउ थिंग्स कैन वर्क, वो वाली एक चीज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो लेट्स एक्सप्लोर सम ऑफ दीज चेंजेस। तो क्या चेंजेस आए प्रिंट रेवोल्यूशन से, वो अपन एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका अ न्यू रीडिंग पब्लिक। पहले पढ़ने वाले लोग कौन थे, जो पैसे वाला था वही पढ़ने वाला था, क्योंकि स्क्राइब्स से लिखवाना किताब अपने आप में एक एक्सपेंसिव अफेयर होता था और इतना पैसा सबके पास होता नहीं था। लेकिन जब सस्ती किताबें छपना शुरू हो गई तो अब आम जनता भी पढ़ने लगी। तो मतलब एक नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज हो रही थी। गॉट माय पॉइंट, एक नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज हो रही थी। क्लियर है, आया समझ में, यस और नो। पॉपुलर परसेप्शन मतलब आमतौर पे लोगों का जो मानना होता है उसको पॉपुलर परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, बता दे लाले, यस, गॉट द पॉइंट, है ना। तो न्यू रीडिंग पब्लिक इज द फर्स्ट टॉपिक, प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट। तो उसका इंपैक्ट क्या क्या पड़ा, लेट अस एक्सप्लोर इट्स इंपैक्ट। तो पहला इंपैक्ट आप देख रहे हैं न्यू रीडिंग पब्लिक के फॉर्म में। तो विद द प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड। प्रिंटिंग प्रेस के आने से क्या है, नई पब्लिक इमर्ज हुई जो पढ़ेगी अब, ठीक है। पढ़ने वाले लोगों में नए लोग आ गए, ऐड हो गए, ठीक है। प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स। कैसे कैसे न्यू रीडिंग पब्लिक आई, देखो प्रिंटिंग से किताब की कीमत कम हुई, अब सस्ती किताबें छाप सकते हो। टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन। अब कम समय लग रहा था बुक प्रोड्यूस करने में। मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस्ड विद ग्रेटर ईज। बहुत सारी कॉपीज आप बहुत आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हो। मल्टीपल कॉपीज कैन बी प्रोड्यूस्ड विद ग्रेटर ईज, आसानी से मल्टीपल कॉपीज भी प्रोड्यूस की जा सकती है।
ठीक है, बुक्स फ्लडेड द मार्केट रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप। और इसी के चलते क्या है कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स का आना शुरू हो गया, बुक्स के एकदम कह सकते हैं ना फ्लडिंग हो गई बुक्स की। और जब बहुत सारी बुक्स मार्केट में आ गई तो इससे क्या हुआ, सस्ती किताबें आ रही है, कम समय में आ रही है, हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है, तो रीडरशिप भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, इवेंचुअली रीडरशिप भी इंक्रीज हो गई। एक्सेस टू बुक्स क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। जब किताबें पढ़ी जाने लगी तो इससे क्या एक नया कल्चर, न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग डेवलप हुआ। किताबें आ रही है, लोग पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं किताबों के पन्ने फाड़ के समोसा खाएंगे उसमें। ठीक है, जब बहुत किताबें हो तो इसके बाद में ये काम चालू हुआ कि रद्दी किताब में से पन्ने फाड़ फाड़ के लोग खाना शुरू कर दे रहे हैं। नहीं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक्सेस टू बुक्स क्रिएटेड द न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। अब जब मार्केट में बुक्स आई तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया। ठीक है, अर्लियर रीडिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू अलाइट्स। पहले रीडिंग जो थी तो सिर्फ जो एलाइट क्लास के लोग होते ना, पढ़ लिख सकते, जिनके पास पैसा होता था, सिर्फ वही पढ़ सकते थे। कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। जो आम आदमी था, ठीक है, वो ओरल कल्चर की दुनिया में जीता था। ठीक है, आम आदमी ओरल कल्चर की दुनिया में जीता था। कॉमन पीपल लिव्ड इन द वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। दे हर्ड सैक्रेड टेक्स्ट रेड आउट, बलाड्स रिसाइटेड एंड फोक टेल्स नरेटेड। तो जो आम आदमी था वो पढ़ता नहीं था, वो सुनता था सिर्फ। पहले की बात बता रहा हूं। ठीक है, तो ये बिफोर प्रिंट रेवोल्यूशन बता रहा हूं मैं तुम्हें, समझ में आया? बिफोर प्रिंट रेवोल्यूशन के पहले क्या स्थिति थी? तो प्रिंट रेवोल्यूशन के पहले क्या होता था, जैसे आप देखेंगे तो कॉमन पीपल लिव्ड इन द वर्ल्ड फुल ऑफ ओरल कल्चर। वो सैक्रेड टेक्स्ट को लोग पढ़ देते थे, जिनके पास किताबें होती थी वो सुनते थे। बलाड्स मतलब क्या, लोकल कहानियां होती है। ठीक है, बलाड्स मतलब एक तरह से लोकल कहानियां जिन्हें गा के सुनाया जाता। तो बलाड्स रिसाइटेड, कोई बलाड सुना रहा है, बाकी लोग सुन लेते थे। एंड फोक टेल्स नरेटेड, तो वही जो आम लोगों के जीवन की बातें होती थी उसको नरेट किया जाता था, बोला जाता। तो आदमी पहले इतना नॉलेज का मीडियम था लोगों का, पहले लोग ऐसे ज्ञान लेते थे। ठीक है, नॉलेज वॉज ट्रांसफर्ड ओरली। ज्ञान जो है वो लोगों को ओरली दिया जाता था, पहले पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी बुक के पहले, बिफोर प्रिंट रेवोल्यूशन। पीपल कलेक्टिवली हर्ड अ स्टोरी और सॉ अ परफॉर्मेंस। तो आज जैसे क्या होता है ना, आज आपके पास में आपकी प्राइवेसी है अपनी खुद की, आप अकेली अपनी कोई भी नॉवल, साइंस फिक्शनल हो गई है, ठीक है, रोमांस के ऊपर कोई सी किताब हो गई है, जो तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, हमने देखा ना वो एक मीम में, उनका रोमांच थोड़ा कम है ना। तो पार्ट 2 आने वाला है दोस्तों, तैयार हो गया आप पार्ट 2 के लिए? यार तुम लोगों ने उसकी हाइप ही खत्म कर दी, हाइप तो होना चाहिए थी थोड़ी सी। तो ओरल कल्चर क्या है? ओरल कल्चर का मतलब यह है कि मुंह से बोल के बताया जा रहा था। पहले किताबें पढ़ने को नहीं होती थी, तो एक किताब है उसमें से पढ़ के सुना दिया, बाकी सबने सुन लिया, अरे वाह वाह वाह। तो पहले नॉलेज वॉज ट्रांसफर्ड ओरली, पीपल कलेक्टिवली हर्ड अ स्टोरी। तो सारे एक साथ बैठ जाते थे, कोई पर्सनल में अपनी अपनी किताबें नहीं होती थी लोगों के पास कि अपने अपने ले जाके बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, पीपल कलेक्टिवली हर्ड अ स्टोरी, तो लोगों को एक साथ इकट्ठा किया जाता था और वो एक साथ क्या कर सकते थे, उनको कहानी पढ़ के सुना दी जाती थी। और सॉ दी परफॉर्मेंसेस एज यू विल सी इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 तो बुक में है ही नहीं, पुरानी, बहुत पुरानी, आज से 5-7 साल पहले जो बुक आती थी उसमें 8 चैप्टर हुआ करते थे, पता है तुम्हें? और तुम बच्चे छाती पीटते हो, इतना सारा सिलेबस है। वो मैं बता रहा हूं, जो आज से 5-6 साल पहले वाला बैच था ना, उन बैचेस ने हिस्ट्री में 8 चैप्टर पढ़े हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। तुम तो क्या पढ़ रहे हो, 3-3.5 चैप्टर पढ़ते हो, 3.25 बस। 8 चैप्टर पढ़े हैं, सच बता रहा हूं मैं। हाँ, तो जैसे खैर मैं क्या बता रहा था तुम्हें, यहाँ तो नॉलेज वाज ट्रांसफर्ड ओरली, पीपल कलेक्टिवली हर्ड अ स्टोरी और सॉ परफॉर्मेंस एज यू विल सी इन द चैप्टर 8। इसको काट ही देते हैं, ठीक है, चैप्टर 8 जैसा कुछ बचा ही नहीं, रेस्ट इन पीस। दे डिड नॉट रीड बुक इंडिविजुअली एंड साइलेंटली। पहले लोगों के पास इतनी किताबें नहीं होती थी, क्योंकि किताबें छपना ही मुश्किल होती थी। मैं बता रहा हूँ सिचुएशन बिफोर प्रिंट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो दे डिड नॉट रीड बुक इंडिविजुअली एंड साइलेंटली। ठीक है, बिफोर द एज ऑफ प्रिंट बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट नंबर। तो बुक्स सिर्फ महंगी नहीं थी, उनको बहुत ज्यादा प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्रोडक्शन टाइम कंज्यूमिंग था, स्लो था। ठीक है, नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल। लेकिन अब क्या हुआ, जब प्रिंट रेवोल्यूशन आया, यहां से ब्रेक हो गया। तो नाउ विद द हेल्प ऑफ मशीन, विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग टेक्निक, मैकेनिकल जब चीजें हो गई थी, तो अब क्या है, बुक्स कुड रीच टू अ वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल, क्योंकि प्रोडक्शन तेज हो रहा था। इफ अर्लियर देयर वाज अ हियरिंग पब्लिक, नाउ रीडिंग पब्लिक केम इनटू बीइंग। समझ में आया? ये लाइन समझ लो, सब समझ में आ जाएगा कि अगर पहले सिर्फ किताब सुनने वाली पब्लिक थी, क्यों? क्योंकि किताबें नहीं होती थी। तो अब
किताब पढ़ने वाली पब्लिक डेवलप हो रही है, क्योंकि किताबें आ गई हैं। तुमने सुना होगा ना, मम्मी पापा कई कई बोलते हैं भाई साहब घर में हेलीकॉप्टर होना तो आदमी हेलीकॉप्टर चलाना भी सीख ले। सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, होना बड़ी बात है। सुना है कितने लोगों के घर में डायलॉग मारते हैं कभी कभी, जैसे बोलते हैं ना कि कार चलाना सीख ली, ट्रक चलाना सीख ली, ट्रैक्टर चलाना सीख लिया, तो मम्मी पापा ये बोलते हैं क्या कि भाई साहब एक कार्तिक बेटा यहीं से पकड़ के ब्लॉक कर दूंगा, स्पैम क्यों कर रहे हो। सुना है डायलॉग, घर में हेलीकॉप्टर होना भाई साहब तो आदमी हेलीकॉप्टर चलाना सीख ले। तो वही चीज है कि किताबें नहीं थी तो अर्लियर देयर वाज हियरिंग पब्लिक, बट जब किताबें आ गई तो नाउ रीडिंग पब्लिक केम इनटू बीइंग। ठीक है, अब लोग पढ़ने वाले भी आ गए। ठीक है, लेकिन 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 एक चीज समझना है, ऐसा नहीं किताब छप के आई तो रातों रात लोगों ने बोल दिया लाओ किताब पढ़ेंगे। लिटरेसी लेवल भी तो लोगों का कम था, लिटरेसी लेवल भी तो धीरे धीरे बढ़ा होगा, तो पढ़ने की जो एपेटाइट है लोगों के अंदर, पढ़ने की जो हैबिट है वो भी धीरे धीरे डेवलप हुई होगी, है ना। तो बट द ट्रांजिशन वाज नॉट सो सिंपल, तो इतनी आसानी से ट्रांजिशन नहीं होगा कि लोग किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, जो लोगों ने किताबें पढ़ना शुरू करी तो स्लोली ग्रेजुअली पढ़ना शुरू करी। ठीक है, तो बट द ट्रांजिशन वाज नॉट सो सिंपल। Books could be read only by the literate, and the rate of literacy in most European countries were very low till the 20th century। ठीक है, तो 20th century तक जैसे अगर आप देखोगे तो रेट ऑफ लिटरेसी बहुत कम रहा और बुक्स कुछ ही लोगों के द्वारा पढ़ी जाती थी। तो ट्रांजिशन वाज नॉट सो सिंपल। बुक्स कुड नॉट बी रेड बाय बुक्स कुड बी रेड ओनली बाय द लिटरेट पीपल, जिनको पढ़ते आएगा क ख ग वही पढ़ पाएगा ना, हर व्यक्ति थोड़ी ना पढ़ पाएगा। तो रेट ऑफ लिटरेसी भी धीरे धीरे ही बढ़ रहा था। 20th सेंचुरी तक तो क्या है बहुत कम रहा। तो किताबें आ जाना घर में वही है कि हेलीकॉप्टर आ तो गया, लेकिन हेलीकॉप्टर सीखने में भी तो समय लगेगा। सीख तो जाएंगे लेकिन सीखने में समय लगेगा ना दोस्त, तो वही है। तो नाउ देन कुड पब्लिशर्स परसुएड द कॉमन पीपल टू वेलकम द प्रिंटेड बुक्स। तो अब पब्लिशर्स को सिर्फ ये चैलेंज नहीं रहता है कि किताबें बेचना है, पब्लिशर्स को ये चैलेंज भी रहता है कि अब हम किताबों के लिए भूख कैसे डेवलप करें लोगों के अंदर, क्योंकि अगर जनरेशन ने किताबें पढ़ना बंद कर दी तो वो जनरेशन खत्म हो जाएगी, सच बता रहा हूं। तो दीज आर दी वेज ऑफ ट्रांसफरिंग नॉलेज। ठीक है, तो अब क्या है कि किताबें देना जरूरी है, किताबें अब तो सस्ती भी मिल रही है पर लोगों को पढ़ते भी तो आना चाहिए। तो पब्लिशर्स के ऊपर ये चैलेंज था कि हाउ टू परसुएड द कॉमन पीपल टू वेलकम प्रिंटेड बुक, कि कैसे वो प्रिंटेड बुक्स को खरीदे, वेलकम करें। ठीक है, तो टू डू दिस दे हैड टू कीप इन माइंड द वाइडर रीच ऑफ द प्रिंटेड वर्क। Even those who did not read could certainly enjoy listening to the books being read out। ठीक है, तो क्या है ना कि वाइडर रीच ऑफ प्रिंटेड वर्क को अगर पहुंचाना है तो उन्हें यह इंश्योर करना होगा कि जो लोग अगर पढ़ नहीं भी सकते ना तो वो सुन तो सकते हैं। जैसे क्या है कि आप म्यूजिक वीडियो नहीं देख रहे हो तो एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो, ऑडियो सुन तो सकते हो। अगर आंख से आप दृष्टि बाधित हो, अगर आप देख नहीं सकते हो वीडियो, तो एटलीस्ट आप आवाज से सुन तो सकते हो, है ना। तो इसीलिए आप देखते हो क्या हो कि YouTube ने अपना YouTube म्यूजिक भी निकाल दिया कि तुम्हें वीडियो नहीं देखना, मत देखो, गाने सुन लो। तो वैसे आपको क्या देखना है कि जो अच्छा सर किताबें में आवाज आती थी क्या, किताबों में आवाज नहीं आती थी। तो रीडिंग पब्लिक जो थी धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, लोगों का लिटरेसी लेवल धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। लेकिन पब्लिशर्स ने ऐसे अरेंजमेंट करे तो उन्होंने क्या करा ना कि कॉमन जगह पे किताबें पढ़वाना शुरू कर दी। जैसे आज स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, सारी चीजें होती है ना, तो समय बुक रीडिंग कॉन्सर्ट्स होते थे। तो सो प्रिंटर्स बिगेन पब्लिशिंग पॉपुलर ballads एंड folk tales, and such books would be profusely illustrated with pictures. These were then sung and recited at gathering in village, in taverns, in towns। तो समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। चलो तुम बताओ, मैं देखता हूं तुम्हारे अंदर कितना नॉलेज है। जब टीवी आई ना, टीवी, तो उस टीवी पे सबसे पहले क्या प्रोग्राम्स हिट हुए होंगे। आज तो कुछ भी चल जाता है, रोडीज चला दो, कुछ भी चला दो, अडल्ट शो चला दो, नॉन अडल्ट शो चला दो, बिग बॉस जैसा वाहियात शो चला दो, कुछ भी चला दो, हर चीज की टीआरपी है। ठीक है, हर चीज की टीआरपी है। न्यूज एंकर्स किसी उसको कवर कर रहे हैं बैटल को, तो वो क्या खुद ऐसा सेटअप बना देंगे, बैटल में घुस जाएंगे, लोग उसको ही देख रहे हैं। शिल्पा शेट्टी ने अपने बैगन से बनाया भरता, ठीक है, उसकी न्यूज चला दो, वो चलेगी। तो आज तो कुछ भी चल रहा है, लेकिन तुम दिमाग लगाओ कि जब शुरुआत में टीवी आई होगी, मीडिया जैसी चीज आई होगी, तो क्या चला होगा। वाह यार, रामायण, वेरी गुड, रामायण चली थी। ठीक है, रामायण दूरदर्शन पे रामायण चली थी, है ना। क्यों? क्योंकि रामायण लोगों को अपना इतिहास लगा, उनके देश की संस्कृति लगी, है ना। और
उन्हीं कह सकते हैं ना ग्रंथों को वो पढ़ के बड़े हुए, वो चौपाल पे बैठ के रामायण के पाठ होते हैं, सुंदरकांड होते हैं, तो वही चीज जब वो टीवी पे उन्हें दिखाई जाएगी तो लोग देखेंगे। ये बहुत रामानंद सागर जी का बहुत सिंपल सा सीधा सा कैलकुलेशन था कि रामायण एक तो संस्कृति से जोड़ेगी व्यक्ति को, और दूसरी चीज एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हाई रहेगी, घर में सब बैठ के देख लेंगे उसको, पूरा का पूरा गांव बैठ के देखता था रामायण जब आती थी संडे के दिन, है ना। तो वैसे ही जो प्रिंटर्स थे उन्होंने जब किताबें छापी तो ये चैलेंज था, पहले तो लोगों को पढ़ते नहीं आता है, पढ़ेंगे कैसे, और दूसरी चीज आप अगर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, तो प्रिंटर्स को ऐसी चीज प्रिंट कर रहा थी पब्लिशर्स को जिसकी वाइड रीच हो, जिसको हर व्यक्ति समझे, संभाले और एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेबिलिटी आना जरूरी है ना, जिसको समझे, संभाले और एक्सेप्ट करे, ऐसी चीज कुछ प्रिंट की जाए, ठीक है। तो टू डू दिस दे हैड टू कीप इन माइंड द वाइडर रीच ऑफ प्रिंटेड वर्क, जो प्रिंटेड वर्क्स है, प्रिंटेड बुक्स हैं, उस चीज की वाइड रीच को उन्हें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने क्या प्रिंट करना शुरू करा, ठीक है, ऐसी चीज जिसको लोग पढ़ ना पाए तो सुनना में भी मजा आए उन्हें, तो उन्होंने पॉपुलर बलैड्स एंड फोक टेल्स वगैरह प्रिंट करी बुक्स में। बलैड्स क्या है एक बार फिर बता दे रहा हूं, बलैड्स एक तरह से क्या होता है ना, लोकल कहानियां, हिस्टोरिकल अकाउंट और फोक टेल्स इन वर्स यूजुअली संग और रिसाइटेड। तो जैसे अगर हम देखें तो रामायण है तो रामायण की चौपाइयां होती है, ठीक है, तो रामायण की अगर आप चौपाई भी देखोगे, मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, तो इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें वो गा के लिखा हुआ है लेकिन उसका वर्सेस में है, वो पोम की तरह है, तो उसको गा के सुनाया जा सकता है। तो जिस आदमी को पढ़ते नहीं आता है वो भी देखना, तुम रामायण के जब पाठ चल रहे थे तो बैठ के जय श्री राम करना शुरू कर देते। तो क्या हो रहा है, केस क्या समझ में आ रहा है कि ऐसी चीजें प्रिंट की जाए, ऐसा मटेरियल प्रिंट किया जाए। बलैड्स मतलब क्या है कि जो हिस्टोरिकल अकाउंट से, जो फोक टेल से, लोकल कहानियां हैं, उन चीजों को आप क्या करोगे, उन चीजों को आप एक तरह से पोम्स और वर्सेस के फॉर्म में लिख दोगे, जिसको अगर आपको पढ़ते नहीं भी आ रहा तो कोई और आपके लिए पढ़ के सुनाएगा तो आप उसको गीत के फॉर्म में एंजॉय कर लोगे। तो प्रिंटर्स ने क्या किया कि बुक्स तो प्रिंट हो गई है, उसकी डिमांड कैसी बनाई जाए, क्योंकि लोगों को पढ़ते भी नहीं आता था, तो ऐसा कंटेंट रखा जो कि लोकल फोक टेल्स हो, बलैड्स हो, ठीक है, उन बुक्स में सुंदर पिक्चर लगा दी जाती है। अब मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, देखो कैसे हमारे से जुड़ा हुआ चीज है सब कुछ। हम छोटे थे, नई किताब आती थी, थर्ड फोर्थ की बात बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को थर्ड फोर्थ में पूरा पढ़ते नहीं आता था इंग्लिश हिंदी अच्छे से, लेकिन नई किताब आती थी, नई किताब के पूरे पन्ने पलट के देख लेते थे कि किस पेज पे क्या क्या पिक्चर है। तो स्कूल शुरू होते थे ना, जैसे पहले अप्रैल में स्कूल नहीं लगता था, पहले स्कूल लगता था, मतलब मेरे टाइम की बता रहा हूँ, सीधे जून जुलाई से स्कूल लगता था, 2-2.5 महीने 3 महीने की गर्मी की छुट्टी के बाद। तो स्कूल का जो शुरुआत का पहला 1 महीना रहता था, उसमें सारे बच्चे क्लास में बैठ के ये डिस्कस करते थे, उस बुक में अच्छे चित्र हैं, उस चित्र, उसमें कलरफुल चित्र है, तो चित्र देखने का मन होता था बस समझ रहे हो, चित्र देखने का मन होता था। तुम्हारे साथ हुआ क्या ऐसा? नई बुक की वो जो खुशबू आती थी, किस पेज पे क्या चित्र है, जैसे 8th 9th में आए, 9th 10th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन कब है, तो बुक में क्या लिखा नहीं पढ़ना है, पिक्चर देख ले क्या क्या पिक्चर है ठीक है, पिक्चर देखने का आज में ज्यादा मन करता था, समझ रहे हो। तो समझे, तो वही है कि यहाँ पे बुक्स में पिक्चरें वगैरह डाली जाती थी। These were then sung and recited at gathering in village and the travels in towns। travels मतलब एक तरह से आज जो पब बोलते हैं जिसको, ठीक है, कॉमन प्लेस जहाँ पे लोग बैठते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, ठीक है, गैदर, ड्रिंक अल्कोहल, चीयर्स, शराब वराब पीते हैं, वहां बैठ के खाना खाते हैं, मतलब और मतलब अड्डा टाइप, ठीक है, तो वो ट्रेवल्स है। तो क्या हो रहा था, ऐसे कॉमन प्लेसेस पे किताबें पढ़ के सुनाई जाती थी, क्योंकि उस समय पे किताबें ही एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ करता था लोगों के लिए, है ना। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि अभी भी लोगों को रीडिंग नहीं आई है पूरी तरह से, बुक्स लेकिन छप रही है। तो जो ओरल कल्चर था, तो ओरल कल्चर दस एंटर्ड प्रिंट। तो बुक और ओरल कल्चर मतलब मुंह से गा के बोलने वाला, सुनाने वाला, तो वो ओरल कल्चर दस एंटर्ड द प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वॉज ओरली ट्रांसमिटेड, ठीक है, प्रिंटेड मटेरियल को आप ओरली ट्रांसमिट कर रहे हो। ओरल कल्चर जो था पहले, जिन कहानियों को गाया जाता था, सिर्फ वो किताबों में डॉक्यूमेंट हो गई और उन किताबों को ही पढ़ के सुनाया जाता है। तो ओरल कल्चर और रीडिंग दोनों एक दूसरे में मिक्स हो रहा है। तो द लाइन दैट सेपरेट द ओरल एंड रीडिंग कल्चर्स बिकेम ब्लर्ड। तो अब अलग नहीं रह गया, किताबें हैं तो उन्हें पढ़ के कोई सुना रहा है, जो सुनने वाली चीजें थी वो किताबों में लिख दी गई है। दस आपको क्या देखने को मिल रहा है, हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड। तो रीडिंग पब्लिक और हियरिंग पब्लिक, पढ़ने वाली और सुनने वाली पब्लिक इंटरमिंगल हो गई,
आपस में जुड़ गए लोग, ठीक है। हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक इंटरमिंगल्ड। क्लियर है? गॉट माय पॉइंट? बताओ। दस अक्टूबर की काय की छुट्टी है? मुझे थोड़ी ना कहीं जाना है। क्लियर हुआ? ठीक है। ओरल पब्लिक और रीडिंग पब्लिक जो है इंटरमिंगल होने लगी। क्लियर हुआ? एक बच्चा पूछ रहा है कि वाई रीडिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू अलाइट, अब तो बुक सस्ती होगी ना। नहीं, वो पहले की बता रहे, जैसे यहां लिखा ना रिस्ट्रिक्टेड टू अलाइट, तो बिफोर प्रिंट रेवोल्यूशन पहले बुक जो थी तो सिर्फ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अलाइट्स तक सीमित थी। पहले की बात बता रहे बाबू। चलो समझ में आया ना? टॉपिक क्या है? प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट। तो प्रिंटिंग का क्या इंपैक्ट हुआ? पहला तो आपको देखने को मिल रहा है कि न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज। क्वेश्चन कैसा आएगा कि हाउ अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज विद द कमिंग अप ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन। या फिर आप ऐसे बता सकते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ रीडिंग पब्लिक एंड हियरिंग पब्लिक गॉट इंटरमिंगल्ड विद द कमिंग अप ऑफ प्रिंटेड बुक्स। प्रिंटेड बुक्स ने कैसे एक नया सेक्शन ऑफ रीडिंग पब्लिक डेवलप किया, वो है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या है, धर्म से जुड़ी हुई चीजें। आप देखो गुटेनबर्ग ने भी जब प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी ना, तो गुटेनबर्ग ने भी प्रिंटिंग प्रेस से पहले किताब बाइबल ही छापी, क्योंकि आदमी पहले धर्म के साथ जुड़ा हुआ रहता था बहुत। जैसे अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ भी जब टीवी आई तो आप क्या देखोगे, रामायण जैसे शो शुरू हुए, क्योंकि आदमी को लगता है कि सबसे पहले कहाँ अर्पण कर दूं और क्या कर दूं, तो उसके दिमाग में धर्म ही आता है। अरे समझ में आ गया कि नहीं, ये बताओ। देखो ये 10 की छुट्टी जो बच्चे लिख रहे हैं, तो 10 तारीख को मुझे तो कहीं जाना नहीं है, तुम्हें कहीं जाना हो तो मुझे पता नहीं है। ऐसा मारूंगा ना तो सारा करवा चौथ बना दूंगा तुम्हारा। हाँ चुपचाप पढ़ लो। हाँ 10 तारीख की छुट्टी चाहिए ना, क्या करोगे 10 तारीख की छुट्टी का? आज कितनी तारीख है? आज कितनी तारीख है? 7। 8 को भी क्लास है, 9 को भी, 10 को मेरी तरफ से तो वैसे भी छुट्टी है, फ्राइडे। एंजॉय योर फ्राइडे। चलो आ जाओ आ जाओ। देखो क्या है, रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। तो प्रिंट रेवोल्यूशन का और क्या क्या इंपैक्ट हुआ, तो प्रिंट रेवोल्यूशन का और क्या क्या इंपैक्ट हुआ, तो और क्या क्या इंपैक्ट हुआ उसमें एक इंपैक्ट है रिलीजियस डिबेट्स शुरू करवा दी प्रिंट रेवोल्यूशन ने। ये अच्छे से समझना, बहुत मजेदार पैराग्राफ है। ठीक है, प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटेड बुक्स के आने से रिलीजियस डिबेट शुरू हो गई। कैसे, वो मैं समझाता हूं। जैसे क्या होता है ना कि पहले बदलाव लाना बहुत कठिन था। अभी हमने क्या देखा नेपाल में रिसेंटली, कि लोगों ने सोशल मीडिया की मदद से बदलाव ला दिया, सोशल मीडिया के लिए सोशल मीडिया की मदद से बदलाव ला दिया। क्यों? क्योंकि अब स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत आसान है। अभी कुछ हो जाए, मैं भी ऐसी रील बना के डाल दूं, कुछ बहुत गलत हो जाए, तो दिस इज फॉर श्योर कि आप क्या करोगे, उसको शेयर कर दोगे, वायरल कर दोगे। वो मैं भोपाल से उस चीज को डालूंगा और दुनिया में जहां भी लोग बैठे हैं वहां तक पहुंच जाएगी वो चीज, है ना? मानते हो इस चीज को? यस और नो? है ना? तो किताबों के आने के पहले स्प्रेड ऑफ नॉलेज जो था वो उतना फास्ट नहीं था, उतनी तेजी से ज्ञान जो है, बातें जो है, चीजें जो एक जगह दूसरी जगह नहीं पहुंचती थी। ठीक, समझे कि नहीं समझे? एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। टीकी बिंदी चंदन लगाए या ना लगाए? लगा सकते हो। रिलीजन वाला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते भी हैं कि हाउ द प्रिंट रेवोल्यूशन स्टार्टेड, रिलीजियस डिबेट एंड व्हाट वर द फियर्स एसोसिएटेड विद प्रिंट। देखो दो चीजें हैं। क्या है? दो चीजें। इसको अगर देखोगे तो रिलीजियस डिबेट मतलब क्या है कि प्रिंट के आने से अब धर्म के ऊपर आदमी वाद विवाद कर सकता था। मतलब कि जो रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है, अगर मुझे वो पसंद नहीं आया तो मैं एक किताब और लिखूंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि मुझे ये पसंद नहीं आया।
तो इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में दो विंग्स बटे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट, दो अलग अलग ग्रुप है ना क्रिश्चियंस के, तो वो यहीं से इमर्ज हुए। रिलीजियस डिबेट शुरू हुई प्रिंट की मदद से। जैसे आप देखोगे फिर क्या है, फियर ऑफ प्रिंट। और अब जब प्रिंटेड मटेरियल आया तो जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस थे जैसे चर्च, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड रिलीजियस बुक्स थी ना, तो लोगों को लगता था कि अब क्या है ना कि प्रिंट के आने से अब उन बुक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि लोग कोई भी उन्हें पोने कुछ भी अपनी किताबें छाप देंगे, समझ में आया, कुछ भी लिख देंगे, लिखना है कुछ। जैसे ऐसे ही हो ना कि सोशल मीडिया के आने से बहुत अच्छी चीज हुई कि आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, लोगों तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, फटाफट इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया से एसोसिएटेड एक फियर भी है, क्या है, नाच रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे, कुछ भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लोग गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये दिस इज द फियर एसोसिएटेड विद द सोशल मीडिया। आपको जो टॉपिक समझना है ना प्रिंट वाला, उसको आप सोशल मीडिया के पैरेलल समझते चलना, तो तुम्हें कनेक्टिविटी बेहतर होगी। समझ में, क्लियर हुआ? एक बार और ना दो। अबे मैं जो समझा रहा हूं वो समझ में आया है, वो बता नहीं रहा, बोल रहा एक बार और ना दो सर, एक बार और ना दो। चलो ठीक है अरे यार तुम हो तो बहुत बदमाश है यार ठीक है, मैं अच्छा पढ़ा रहा था, मैं मूड में बढ़िया बेहतरीन पढ़ा रहा था। क्या हुआ, मैंने टॉपिक बोल दिया, मैं पढ़ा रहा था, मैंने एक चैट देखा डार्क पिक्चर। मैंने कभी पिक्चर पे फोकस नहीं किया, अब मैंने देख लिया डार्क पिक्चर, मैंने सोचा इसमें इनको क्या डार्क दिख गया, तो मैं देखा जो पहले ग्रीक स्कल्पचर वगैरह होते थे ना, तो वो ग्रीक स्कल्पचर वगैरह बनाने का ये तरीका ही रहता था। और एक चीज बता रहा हूं, ये हमारे विचार में होता है, ठीक है, कि अगर कोई ड्रेस, जैसे पहले आप देखोगे तो हमारी संस्कृति में भी और वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे तो ड्रेस जो होती थी, ड्रेस का पर्पस ये होता था पर्सन शुड फील कंफर्टेबल। ट्रॉपिकल कंट्रीज में ऐसी ड्रेस पहनी जाती है कि हवा अच्छे से आर पार जा सके, ठीक है, स्किन डिसीजेज ना हो, ये सारी चीजें। उसका मतलब कतई भी ये नहीं होता था कि वो छोटी ड्रेसेस या फिर कम बदन को ढकती हुई ड्रेसेस हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं सेक्सुअलाइज कर रही है ना। आज जिस तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है ना, वही बोल रहा हूं, कपड़े कभी छोटे बड़े होते ही नहीं ना, सोच छोटी बड़ी होती है। तो इधर आ जाओ, झिंगुर तो हो यार तुम थोड़े से चलो ठीक है, तो आप समझ लो ये वाला पॉइंट। अबे यार क्यों ये सेंट पॉल सिहोरी क्यों स्पैम कर रहे हो, मैं ब्लॉक करवा दूंगा, मैं सच बता रहा हूं। ठीक है, रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। तो क्या है कि प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज। दिखती बात है कि जब प्रिंटेड मटेरियल आया तो उससे देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि आप आइडियाज को आप छाप के किताब बना के फटाफट एक जगह दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड इंट्रोड्यूस न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। अब दिखती बात है कि जब आइडियाज किताब में छप रहे हैं, मैं पढ़ूंगा तो या तो मैं उस आइडिया से एग्री करूंगा या तो मैं उस आइडिया से डिसएग्री करूंगा। ठीक है, तो इवन दोज हु डिसएग्री विद एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट देयर आइडियाज। तो वो लोग जो एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज से अगर डिसएग्री करते हैं, मान लो बाइबल में कुछ लिखा था उस समय पे, मुझे वो पसंद नहीं आया, तो मैं अपने विचार लिख सकता हूं बाइबल के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि प्रिंट एनेबल्ड दिस। प्रिंट के आने से ये चीज पॉसिबल हो गई, समझे? प्रिंट के आने से ये चीज पॉसिबल हो गई। तो थ्रू द प्रिंटेड मैसेज दे कुड परसुएड पीपल टू थिंक डिफरेंटली एंड मूव देम टू एक्शन। अब दिखती बात है कि प्रिंटेड मटेरियल के आने से क्या है, थ्रू द प्रिंटेड मैसेज पीपल को परसुएड, मतलब जैसे मान लो मैंने बाइबल के अगेंस्ट में कुछ लिख दिया, अगर मेरा ऐसा मानना है कि नहीं बाइबल में सही नहीं लिखा है, तो मैंने अपनी एक किताब छापी, उसमें मैंने ये लिख दिया, तो अब मेरी उस किताब को लोग पढ़ेंगे, दे कैन परसुएड पीपल। मतलब मैं लोगों को परसुएड कर पाऊंगा कि देखो मेरा ये मानना है, तुम अगर एग्री करते हो तो मेरी किताब पढ़ के मुझसे एग्री करो, नहीं एग्री करते हो तुम अपनी किताब छाप दो, है ना? तो through the printed message they could persuade people to think differently and move them into action. This had significance in the different spheres of life. और जब लोगों को ये डिबेट डिस्कशन करने का मौका मिला विद द हेल्प ऑफ प्रिंटेड बुक्स, समझ में आ रहा है ना टॉपिक? ठीक है, पिक्चरें मत देखते रहना, इधर भी देखो, ये इधर को देख इधर को, क्या कि जब लोगों के पास में क्या आ गया, ये आइडिया आ गया कि आप किताबें छाप सकते हो, किताबों में अपने विचार छाप सकते हो, और जो लिखे हुए विचार हैं ऑलरेडी, जो स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप उससे डिसएग्री करते हो तो अपना डिसएग्रीमेंट लिखो
और आपका डिसएग्रीमेंट में अगर दम है तो लोग उसे पढ़ेंगे और वो आपसे परसुएड होंगे। और जब ऐसा सिस्टम चालू हुआ, जब ये डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ कि लोग अपने अपने विचार प्रिंट करने लगे, दिस हैड सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अलग अलग स्फीयर ऑफ लाइफ में क्या है, अलग अलग स्फीयर ऑफ लाइफ में आपको देखने को मिलता है, उस चीज का सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक एंड दोज हु डिड आल्सो हैड फियर्स अबाउट इट। तो प्रिंट के आने से बदलाव तो आया, लेकिन हर व्यक्ति ने इस बदलाव को बहुत एक्सेप्टेबिलिटी के साथ नहीं लिया। जैसे मैंने बताया ना कि सोशल मीडिया के अंदर बहुत अच्छी चीजें हैं कि आप एक क्रांति ला सकते हो, आप इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हो, लर्निंग ईजी हो सकती है, कम्युनिकेशन ईजी हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति सोशल मीडिया से खुश नहीं है। और लेटेस्ट एग्जांपल लोगे तो एआई क्या चीज है, एआई भाई साहब, है ना, लेकिन उसी एआई के आने से हर व्यक्ति खुश नहीं है। ठीक है, देयर आर पीपल हु हैड फियर्स अबाउट इट, देयर आर पीपल हु आर फियरिंग अबाउट एआई आल्सो। तो वैसे ही जब किताब है, हर नई चीज, देखो मैं दुनिया का दस्तूर बताता हूं तुम्हें। जब कंप्यूटर्स आए थे, मोबाइल फोन्स आए थे, चीजें जब डिजिटली रिकॉर्ड होना शुरू हुई, तो पहले सारे ऑफिसेज में सब क्लेरिकल वर्क चलता था, हाथ से लिखा जाता था, सब कुछ ऐसा होता था। तो उस समय डर था। क्या डर था? कि दुनिया खत्म हो जाएगी, अब सब कुछ डिजिटल आ गया, कंप्यूटर में आ गया, नौकरी ऑफिस वगैरह सब बंद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि अब बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। दुनिया है वहीं के वहीं, एक एडजस्टमेंट आया, चीजें चलती रही। जब इंटरनेट आया, मतलब थोड़ा मोबाइल फोन वगैरह आ गए, पर्सनल फोन्स आ गए, तब भी एकदम वो आया था कि अब तो सब जॉब चले जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारे काम फोन पे हो जाएंगे। दुनिया चल रही है, एआई आया, तो आज भी वही हवा है कि जॉब खतरे में हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अपने आप में एडजस्टमेंट होता है, लाइफ अपने आप को एडजस्ट करती है और चीजें चलती रहती है, स्लोली ग्रेजुअली वो बिल्डअप होता रहता है ना। तो दिस इज हाउ दी लाइफ साइकिल मूव्स। ठीक है, इस तरह से कहानी चलती है। तो क्या बता रहा था तुम्हें, हाँ प्रिंट। तो जैसे जब प्रिंट आया ना, तो लोगों को डर भी था कि प्रिंट के आने से क्या होगा, बहुत दिक्कतें होंगी। क्या दिक्कतें होंगी? तो मेनी वेर एप्रीहेंसिव ऑफ द इफेक्ट्स दैट द इजियर एक्सेस टू द प्रिंटेड वर्ड एंड देयर वाइडर सर्कुलेशन ऑफ बुक्स कुड हैव ऑन द पीपल्स माइंड। ठीक है, तो लोगों को ये डर था कि जितनी आसानी के साथ में अब किताबें छप सकती है, अपने विचार लोग छाप सकते हैं। बैलाड्स बताया तो सही, लोकल कहानियां जो हिस्टोरिकल नैरेटिव्स हैं, जिनको गा के सुनाया जा सकता है, वो बैलाड्स होते हैं। समझ में आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो बता दो पहले, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। तो ये समझ में आ गया ना कि प्रिंट के आने से अब क्या लोग एंटी व्यूज डाल सकते थे। एंटी मतलब नेक्स्ट टॉपर नहीं, एंटी मतलब क्या है कि जो ऑपोजिट व्यूज हैं वो भी लिख सकते थे। और बुक के आने से लेकिन क्या है, हर व्यक्ति ने बुक को वेलकम नहीं किया। कुछ लोगों के दिमाग में डर था। क्या डर था? कि अब इजियर एक्सेस टू नॉलेज है, प्रिंटेड मटेरियल है, तो उसके चलते क्या है ना कि लोगों के दिमाग पे इस प्रिंटेड मटेरियल का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह का प्रभाव हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो इट वॉज feared that if there was no control over what was printed and read, then rebellious and irreligious thought might spread. अगर इस चीज को कंट्रोल नहीं किया जाएगा कि क्या लिखा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, तो रेबेलियस मतलब ऐसे थॉट लिख देंगे लोग कि राजा को मारो, राजा तो गंदा आदमी है। किसी ने पढ़ा, बोला अरे बात तो सही है, चलो राजा को मारते। तो ऐसे रेवोल्यूशन आना शुरू हो जाएंगे प्रिंट के कारण। और ये पढ़ेंगे हम कि प्रिंट के कारण कैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन आया। ठीक है, तो ये डाउट था कि ये डर था कि अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो रेबेलियस थॉट्स, इररिलीजियस थॉट्स ये फैलना शुरू हो जाएंगे समाज में। ठीक है, इफ दैट हैपेंड द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो वैल्यूएबल लिटरेचर की अथॉरिटी जो है वो और कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। इफ दैट हैपेंड, ठीक है, द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड, expressed by religious authorities and monarchs as well as many writers and artists। और बहुत सारे religious authorities, monarchs, writers, सबका ये मानना था कि अब किताबों के आसानी से सर्कुलेट हो जाने से बड़ी दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, दिस एंजाइटी वाज द बेसिस ऑफ वाइडस्प्रेड क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू प्रिंटेड लिटरेचर। ठीक है, तो बहुत सारी न्यू प्रिंटेड लिटरेचर को वाइडली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि ये किताबें जो है, तो किताबें क्या कर देगी, बहुत दिक्कतें खड़ी कर देगी, क्योंकि अब क्या है, कोई भी कुछ भी प्रिंट कर सकता है। ठीक है, दैट हैड बिगन टू सर्कुलेट, जो किताबें सर्कुलेट हो रही थी उससे दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, और उसी चीज का एक एग्जांपल भी यहाँ आपको दिया गया। तो लेट अस कंसीडर द इंप्लीकेशन ऑफ दिस इन वन स्फीयर ऑफ लाइफ इन द अर्ली मॉडर्न यूरोप, नेमली रिलीजन। तो रिलीजन में आपको यही देखने को मिलता है कि बुक्स जो है, किताब जो है, किताब के आसानी से छप जाने से, प्रिंट हो जाने से, सर्कुलेट हो जाने से एक बड़ा गहरा प्रभाव आया। ठीक है, एक बड़ा गहरा प्रभाव आया। तो क्या था?
इन 1517 की कहानी है। यहां तक समझ में आता है? मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता रहा हूं कि कैसे प्रिंटेड बुक्स में डिबेट डिस्कशन को वो किया। बताओ। रिदम व्यास, बेटा बताओ समझ में आया कि नहीं? वैल्यूएबल लिटरेचर मतलब जैसे चर्च के लिए उनकी बाइबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन अभी हम एग्जांपल देखेंगे कैसे मार्टिन लूथर ने बाइबल के अगेंस्ट, या फिर कैसे अगेंस्ट नहीं लिखेंगे, बाइबल के सामने अपने व्यू पॉइंट्स रखे और उससे क्या है कि बाइबल को लोगों ने क्वेश्चन करा, न्यू टेस्टिमेंट से ऐड हो गए उसमें, है ना? तो वो है वैल्यूएबल लिटरेचर, मतलब वो किताबें जिनकी बहुत मान्यता है, उन किताबों के अगेंस्ट में भी लोग लिखने लगेंगे। चारू लिख रही है कि सर लड़की होना बहुत मुश्किल है, वॉट यू थिंक अबाउट इट, प्लीज आंसर मी। नहीं और हाँ, दोनों चीजें हैं। लड़की होना अपने आप में अपने साथ बहुत सारी स्ट्रेंथ लेके आती है, ठीक है? मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूं, एक रिसर्च हुई थी अफ्रीकन नेशंस पे, जहां ये पता चला था क्या कि जब एक लड़का और एक लड़की पैदा होते हैं तो जो न्यूबॉर्न रहते हैं ना, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में चांसेस ऑफ पेरिशिंग ऑफ अ बॉय चाइल्ड इज हाई व्हेन कंपेयर टू दी विमेन, मतलब जो गर्ल चाइल्ड है ना, तो जो अपोजिट जेंडर है, फीमेल जेंडर है, तो फीमेल जेंडर के अंदर ज्यादा रेजिलियंस होता है। तुम देखो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब एक लड़का और एक लड़की तैयारी करते हैं ना, तो ये चीज समझना मेरे दोस्त, क्या कि एक लड़के के पास में साल के 365 दिन पूरे होते हैं, एक लड़की के पास आप देखोगे तो हर महीने 4 दिन, ये हटा दो कि उसका फिजिकली वो अपने आप को फिट महसूस नहीं करती, 4 दिन उसके मूड स्विंग्स हैं, पीरियड क्रैम्प्स हैं, उसके बावजूद भी आप देखोगे तो लड़कियां बेहतर परफॉर्म करती है एग्जाम में। क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ऐसा नहीं है कि लड़कियां लेस कैपेबल है या फिर लड़की होना तो बड़ा दुख का वो हो गया, बात हो गया, ठीक है? आप अपनी स्ट्रेंथ और अपने चैलेंजेस और अपनी वीकनेसेस के साथ आते हो, तो कभी भी ये रोना मत रोते रहो बस कि हम लड़कियां हैं सर हमारे लिए बड़ा कठिन है। कठिन है तो ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है? तो मैं वही बता रहा हूं कि आप नेचुरली रेजिलिएंट हो तो उस चीज को प्रूव करो, और कंपैरिजन करते रहोगे, रोते रहोगे तो फिर रोते रह जाओगे, ठीक है? भोपाल में कहां रहते हो? भोपाल में घर में रहते हैं और कहां रहते हैं? अरे एग्जाम्पल समझ लो, मार दूंगा। हाँ, तो इधर क्या है, अब जैसे एक एग्जांपल दिया गया कि कैसे प्रिंटेड बुक्स के आने से बदलाव आया है ना, तो एग्जांपल क्या है, तो इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर, एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, जो रिलीजियस रिफॉर्मर मतलब जो क्या है, जो धर्म में बदलाव की बात करते हैं, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने क्या करा ना, 1517 तक प्रिंटिंग टेक्निक आ गई थी, तो ही रोट 95 थीसिस, ठीक है? 95 थीसिस मतलब उन्होंने अपने 95 आइडियाज लिखे एक तरह से, ठीक है? और उन आइडियाज में ही क्रिटिसाइज मेनी ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्चेस जो थे ना, रोमन कैथोलिक चर्च क्या है, मतलब जो पुराने क्रिश्चियनिटी के ओरिजिनल चर्च रहे हैं, तो उन रोमन कैथोलिक चर्च की जो टीचिंग्स थी, जो प्रैक्टिस थी, जो रिचुअल्स थे, मार्टिन लूथर ने उन रिचुअल्स को, उन प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज किया। क्या बोला क्रिटिसाइज करके? कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चर्च के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है, जो बताया जा रहा है, ये गलत है, ये मार्टिन लूथर ने लिख दिया, ठीक है? तो ही criticized many of the practices and rituals of Roman Catholic Church. A printed copy of this was posted on the church door in Wittenberg, ठीक है? तो जो उनके आइडियाज थे, जो उन्होंने लिखे थे ना 95 थीसिस, उन 95 थीसिस की एक प्रिंटेड कॉपी जो उन्होंने चर्च के गेट पे चिपका दी, यार का नेम चले, उस टाइप से, मतलब कि चर्च को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, चर्च के सामने जाके चिपका दिया उन्होंने, है ना? अब क्या होता है, इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडिया, और उन्होंने खुला चैलेंज दिया कि मेरे जो आइडियाज हैं, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझसे डिबेट करो। अब क्या है कि उन्होंने जो लिखा वो लोगों ने भी पढ़ा, लोगों को भी लगा कि यार मार्टिन लूथर की बात तो सही है। चर्च को क्या लग रहा था कि अरे यार इसको किसने लिखने का मौका दे दिया, अब ये प्रिंट हो रहा है, और ये प्रिंट होके नए आइडियाज जो लिख रहे हैं, 95 थीसिस जो थी, इनको न्यू टेस्टिमेंट्स कहा जाता है, बाइबल में ही ऐड होगा ये बाद में, इन्हें न्यू टेस्टिमेंट्स कहा जाता है। तो मार्टिन लूथर के वो आइडियाज सर्कुलेट हुए, ठीक है? लूथर्स राइटिंग वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड इन वास्ट नंबर्स एंड रेड वाइडली, ठीक है? तो उनकी राइटिंग्स जो थी वो रिप्रोड्यूस हुई, मतलब उसको प्रिंट किया और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको पढ़ा गया। दिस लेड टू अ डिवीजन विद इन द चर्च एंड टू द बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है समझ लो। तो मार्टिन लूथर ने जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस और रिचुअल्स थे उनको क्वेश्चन किया, अपने विचार लिखे 95 थीसिस में, और वो विचार लिख के उन्होंने चर्च के गेट पे चिपका दिया और बोल दिया कि मेरा ये मानना है दम तो डिबेट कर लो।
अब मार्टिन लूथर के वो आइडियाज थे, उन आइडियाज को लोगों ने पढ़ा, और जिन लोगों ने पढ़ के ये बोला कि बात तो सही है, बात में दम है बंदे की, तो मार्टिन लूथर के फॉलोवर्स बढ़े, है ना। उस समय इंस्टाग्राम नहीं होता था मेरे दोस्त, उस समय फॉलोवर्स विचार से चलते, तो मार्टिन लूथर के विचार जो थे तो विचार लोगों को समझ में आए, तो उन लोगों ने बिग चर्च से बोला क्यों भाई करो डिबेट इनके साथ, इनकी बात सही है, ठीक है। और जब डिबेट डिस्कशन हुआ तो जो लोग मार्टिन लूथर की बात मानते थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को गलत नहीं बोला, क्रिश्चियनिटी के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस रिचुअल्स को गलत बोला, तो मार्टिन लूथर के आइडियाज को फॉलो करने वाले क्रिश्चियंस प्रोटेस्टेंट्स कहलाए, ठीक है। और जो मार्टिन लूथर के आइडियाज को फॉलो नहीं करते थे वो वाले क्रिश्चियंस कैथोलिक्स कहलाए। तो क्रिश्चियनिटी में ऐसे दो विंग्स हैं, कौन कौन से, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स। प्रोटेस्टेंट्स वो जो मार्टिन लूथर की आइडियाज के को फॉलो करते हैं और क्रिश्चियन है, और वो क्रिश्चियन जो मार्टिन लूथर के आइडियाज को फॉलो नहीं करते, जो पुराने रोमन कैथोलिक चर्च को फॉलो करते, वो क्या कहलाते हैं, कैथोलिक्स कहलाते हैं। समझ गए, मैंने क्रिश्चियनिटी समझा दी तुम्हें। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इसी मूवमेंट को कहा गया है। तो 16th century movement to reform Catholic Church dominated by Rome. Martin Luther was one of the main Protestant reformer, ठीक है, जिन्होंने रिफॉर्म को शुरू किया। Several traditions of anti-Catholic Christianity developed out of the movement. तो जो कैथोलिक चर्च थे उनकी कुछ प्रैक्टिसेस को बदलने की जो बात थी, और उसके बाद से जो एक पंथ शुरू हुआ, एक सेक्ट जो शुरू हुआ क्रिश्चियनिटी के अंदर, उसको प्रोटेस्टेंट सेक्ट कहा जाता है। समझ में आ गया? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, मार्टिन लूथर, कैसे मार्टिन लूथर ने प्रिंटेड मटेरियल का इस्तेमाल करके कह सकते हैं ना कि हाउ प्रिंट हेल्प इन दी, क्या कह सकते हैं आप, क्या डिबेट एंड डिस्कशन। एक एग्जांपल है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सिया सुन्नी का भी सेम है। हाँ, मुस्लिम्स में भी दो सेक्ट है, दो पंथ हैं, सिया सुन्नी, वो कभी और समझाऊंगा। अब आ जाओ, तो लूथर्स ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट सोल्ड 5000 कॉपीज विद इन अ फ्यू वीक्स एंड सेकंड एडिशन अपीयर्ड विद इन 3 मंथ, ठीक है। तो जैसे जो लूथर का ट्रांसलेशन था ऑफ न्यू टेस्टामेंट्स, ठीक है, न्यू टेस्टामेंट्स मतलब जो उन्होंने 95 थीसिस दिए, उसकी 5000 कॉपी बिक गई कुछ ही हफ्तों में। सेकंड एडिशन जो आया तो वो 3 महीने के अंदर आया, उसकी भी बहुत किताबें बिक गई। तो डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, और मार्टिन लूथर ने बोला कि मेरे विचार अगर लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, तो जैसे मैं आज बहुत ग्रेटफुल हूं कि मेरी शिक्षा, मतलब मैं जो शिक्षा दे रहा हूं वो बच्चों तक पहुंच पा रही है, तो वो हमारी ये टेक्नोलॉजी है, ऐप है, यूट्यूब है, इसके लिए हम ग्रेटफुल हैं कि हम आप तक पहुंच पा रहे हैं ना, ऑनलाइन टीचिंग। तो वैसे ही मार्टिन लूथर के भी उस समय पे जो भाव भर आया था, तो उन्होंने ये शब्द बोले क्या कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, ठीक है। प्रिंटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है जिससे हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, ऐसा। Several scholars in fact think that print brought about a new intellectual atmosphere and helped spread the new ideas that led to the reformation, ठीक है। कुछ स्कॉलर का ये मानना है कि प्रिंटिंग थी तो प्रिंटिंग को किसी ने मार्टिन लूथर का आइडिया पढ़ा, मार्टिन लूथर ने किसी को पढ़ा, और तब जाके क्या है, बदलाव, रिफॉर्मेशन का एक साइकिल शुरू हुआ। समझ में आया? प्रिंट एंड दी, क्लियर है यार पॉइंट? पार्ट मतलब रिलीजियस डिबेट एंड दी फियर ऑफ प्रिंट, ठीक है। रिलीजियस डिबेट एंड दी फियर ऑफ प्रिंट में अपने देखा कि हाउ प्रिंट फैसिलिटेटेड डिबेट एंड डिस्कशन एंड व्हाट वर द फियर एसोसिएटेड विद प्रिंट। लोगों को लगता था कि प्रिंट से कुछ भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और कैसे रिलीजियस डिबेट को एक मौका दिया, तो वो हमने मार्टिन लूथर की स्टोरी से, न्यू टेस्टामेंट्स 95 थीसिस से समझा। एक और टॉपिक है छोटा, ये पढ़ते हैं। ये पिक्चर का मतलब जो बच्चे पूछ रहे थे बता देता हूं क्या है। ये है ना अर्ली मॉडर्न यूरोप में जो कुछ इमेजेस बनाई जाती थी, उसमें से एक इमेज है जो इस चीज को सेलिब्रेट कर रही है, कमिंग अप ऑफ द प्रिंट। कि प्रिंट जो आया तो उस प्रिंट ने क्या करा, एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। प्रिंट ने कैसे बहुत बड़ा बदलाव लाया, जैसे तो आप जैसे देखोगे ना, तो ये क्या है, जोहान गुटनबर्ग की पिक्चर लेके बैठी है दीदी, मतलब ये जो है ना, तो ये स्वर्ग से उतरी है, गंधर्व देव वो हैं, ठीक है, गॉड गॉडेसेस हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग इमेजेस, जैसे ये मार्को पोलो की भी इमेज लेके बैठे हैं, अलग अलग लोगों की इमेज लेके बैठे हैं, और ये बता रहे हैं कि इनके आइडियाज, इनकी टेक्निक्स, उससे क्या हो गया ना, उससे दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया है। वो चीज यहाँ पे दर्शाई जा रही है, ठीक है, वो चीज यहाँ पे बताई गई है। टू साइड्स ऑफ गॉडेसेस ब्लेसिंग द मशीन, ठीक है, मशीन भी है, प्रिंटिंग मशीन है, क्या कहाँ रखी है, ये देखो, ये प्रिंटिंग मशीन को गॉडेसेस जो है ब्लेस कर रही है। तो दे आर मतलब जैसे आज अगर इसी इमेज बनाई जाए तो आज मोबाइल, कंप्यूटर, ये वो रखा जाए, ठीक है, तो भगवानों का आशीर्वाद मिल रहा है उनको, ये चीज है। समझ गए?
क्लियर है? चलो, प्रिंट एंड डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूं मैं, बस लास्ट टॉपिक है। डिसेंट मतलब डिसएग्री करना। डिसेंट का मतलब होता है टू डिसएग्री। टू डिसएग्री, ठीक है? क्लियर हुआ? एक बच्चा लिख रहा है करवा चौथ के लिए सब अपनी अपनी फोटो लेकर, अपने पतियों की फोटो लेकर बैठे। सुन ले मेरी बात, इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा, सही हो जाएगा बेटा। चलो गाइस, प्रिंट एंड डिसेंट आ जाओ। तो प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस ऑफ फेथ इवन अमंग लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल। टू डिसएग्री सिंपल चीज है। देखो कि प्रिंट के पहले तक क्या था ना, कि जो बड़े अमीर स्टैब्लिश लोग थे उनकी ही चलती थी। लेकिन जैसे अगर आज देखोगे तो पहले क्या होता था, पहले पॉपुलर कौन होता था? जो पिक्चरों में है या फिर स्पोर्ट्स में है वही पॉपुलर होता था, वही टीवी पे दिखता था। टीवी ही एकमात्र तरीका था जिसको सब देख सकते थे। आज पॉपुलर कौन होता है? आज आप देखोगे तो हर व्यक्ति जिसके पास मोबाइल है, अगर उसने अच्छा कंटेंट बनाना शुरू करा तो एक समय वो वायरल हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा, सेलिब्रिटी स्टाइल पे आ जाता है ना, सेलिब्रिटी स्टाइल पे आ जाता है। सिंपल है। तो क्या हुआ कि सोशल मीडिया ने उस चीज को पॉसिबल किया कि नाउ एनीवन कैन बिकम अ पॉपुलर पर्सन। ठीक है, प्रोवाइडेड कि आपके अंदर दम भी होना चाहिए। सिर्फ नाच नाच के पॉपुलर नहीं होते, उसको वायरल होना बोलते हैं। और वायरल होना और पॉपुलर होने में फर्क है मेरे दोस्त। वायरल कोई भी हो जाता है, कितने ही वायरल होते हैं। जैसे आप देखोगे तो नाम क्या तेरा, कमलेश, भूपेंद्र जोगी, क्या मतलब सब भोपाल से। तो वायरल तो कोई भी हो जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू पॉपुलैरिटी तो ऐसे लोग जिन्होंने लोगों के जीवन में इंपैक्ट किया है वो पॉपुलर कहलाते हैं। तो कभी भी वायरल व्यक्ति में और पॉपुलर व्यक्ति में डिफरेंशिएशन को भूलना मत। पॉपुलर वो होता है जिसने कुछ इंपैक्ट किया हो, जिसने कहीं पर्पस वो किया हो, अचीव किया हो। ठीक है, और वायरल तो क्या है, वायरल तो कोई भी हो जाता है, लेकिन जो जितनी जल्दी वायरल होता है उतनी उसको उतनी ही जल्दी भुलाया भी जाता है। क्या बता रहा था मैं तुम्हें वैसे? हाँ, तो केस ये है कि वायरल होना बड़ा आसान है सोशल मीडिया की मदद से। क्यों? क्योंकि अब सबके पास मोबाइल है, सब कुछ है, सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दिए, कर दिए, वो कर दिए। पहले भी क्या था कि पहले ना आप अपने विचार, अगर आप किसी से डिसएग्री करो तो अपने विचार लोगों तक पहुंचा नहीं सकते थे। क्यों? कैसे पहुंचाओगे? सोशल मीडिया तो बहुत दूर की चीज हो गई ना, पहले तो किताबें भी नहीं थी। लेकिन जब प्रिंटिंग टेक्निक आई तो प्रिंटिंग टेक्निक के आने के बाद क्या हुआ ना कि नाउ इट इज वेरी इजी, नाउ इट इज वेरी इजी टू शो योर डिसएग्रीमेंट इन द पब्लिक। अगर मुझे मान लो कि मेरे जैसे अभी आप देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी में अगर किसी को कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो वो चीज पहले खुद को लगता था, 4-5 लोगों को बता सकता था। लेकिन अब जैसे मार्टिन लूथर का केस देखोगे तो ही शोड हिज डिसेंट। डिसेंट मतलब क्या है कि डिसएग्रीमेंट। ठीक है, तो मार्टिन लूथर ने अपना डिसएग्रीमेंट शो करा पब्लिकली, और अपना डिसएग्रीमेंट को पब्लिकली शो करके लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने एक्सेप्ट किया उस चीज को। तो वैसे ही क्या है कि प्रिंट की मदद से नाउ पीपल कैन इजीली शो देयर डिसेंट, देयर डिसएग्रीमेंट। तो यहां पे वही बताया गया कि प्रिंट और पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर के चलते क्या है ना कि जो डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ है कि मेरा धर्म मेरे जैसे, मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूं तुम्हें। सूरदास, ठीक है, तुलसीदास जी, और कौन है, कबीर जो है, जो जिनके दोहे हैं, कबीर के दोहे, इन लोगों ने धर्म को अपने हिसाब से समझा और इन्होंने अपने हिसाब से धर्म की व्याख्या करी। ठीक है, तो अब जैसे आप कबीर के दोहे पढ़ोगे अलग अलग, ठीक है, तो कबीर के दोहों के थ्रू कबीर ने धर्म को अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया। तो पहले क्या था ना कि जो स्टैब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, रिलीजियस टेक्स्ट थे, वही माने जाते थे। लेकिन अब क्या है, तुलसीदास जी ने अवधि में अपने सरल भाषा में अपने हिसाब से रामचरितमानस लिख दी। वो उनके राम जी जो थे उस हिसाब से उन्होंने राम जी को समझा,
उस हिसाब से उन्होंने राम जी के ऊपर लिख दिया। तो होता क्या है ना कि डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस ऑफ फेथ शुरू हो गया विद द हेल्प ऑफ प्रिंट। और हो सकता है आप जिस तरह से धर्म को देख रहे हो, तो जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस थे, जो पहले से लिखी हुई किताबें थी, जो उन किताबों के अंग रक्षक थे, उन लोगों से अलग विचार हो आपके, आप डिसएग्रीमेंट भी शो कर सकते हो धर्म के बारे में, है ना। तो इवन लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल जो थे, ठीक है, जो कम पढ़े लिखे लोग थे, वो भी अपने हिसाब से लिखने लगे, ठीक है। तो उसी का एक एग्जांपल दिया गया मेनेक्यो का। तो इन दी 16th सेंचुरी अगर आप देखेंगे तो मेनेक्यो जो है मिलर था, मिल चलाता था, आटे दाल की मिल, ठीक है। अ मिलर इन इटली बिगेन टू रीड बुक्स दैट वर अवेलेबल इन दी लोकेलिटी। तो उसने किताबें पढ़ना शुरू करी, ठीक है। और जब किताबें पढ़ी तो उसका दिमाग डेवलप हुआ, विचार डेवलप हुआ। He reinterpreted the message of Bible and formulated the view of God and creation and that enraged the Roman Catholic Church। तो जैसे क्या है, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने आज धर्म की किताबें पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी, मैंने रामायण पढ़ी, मैंने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी, ठीक है, मैंने कुरान पढ़ी और मैंने बाइबल पढ़ी, सारी किताबें पढ़ ली मान लो मैंने। अब सारी किताबें पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि हर धर्म जो है, हर धर्म में मतलब कर्मकांड अलग तरीके से, हर धर्म में कहानियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन हर धर्म हमें यह बताता है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। तो मैंने एक किताब लिखी, उस किताब में मैंने क्या लिखा कि अच्छा इंसान होना हर धर्म का सार है, मानवता के बारे में सोचना हर धर्म का सार है। मेरे लिए धर्म यह है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो, है ना। तो ये मैंने अपने धर्म का इंटरप्रिटेशन दे दिया, समझ में आया। तो वैसे क्या है, मेनेक्यो ने जब बुक्स पढ़ी, तो मेनेक्यो ने बुक्स पढ़ने के बाद में ये समझ में आया मेनेक्यो को कि मेरे लिए धर्म का मतलब क्या है। मेनेक्यो को अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई धर्म की। और लेकिन मेनेक्यो ने जब उस चीज को, किताब को छाप दिया, ही शोड हिज डिसेंट। किताबों में लिखा था, उसने उससे अलग बताया कुछ, उसने अपना डिसेंट शो किया, उसने किताब छाप दी। तो उसके उस विचार से उसका जो मेनेक्यो का व्यू डेवलप हुआ था ऑफ गॉड, ऑफ द क्रिएशन ऑफ द अर्थ, दैट एनरेज्ड रोमन कैथोलिक चर्च। जो रोमन कैथोलिक चर्च थी उसको बुरा लग गया, अरे कल का आया ये मेनेक्यो कुछ भी लिख दे रहा है धर्म के बारे में, और वो कुछ भी लिख देगा, लोग उसकी बात मान लेंगे, तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो दिस एनरेज्ड द रोमन कैथोलिक चर्च, इससे रोमन कैथोलिक चर्च को बुरा लगा, ठीक है। तो व्हेन रोमन कैथोलिक चर्च बिगेन इट्स इंक्विजिशन, शब्द भारी है, घबराना मत। इंक्विजिशन मतलब क्या होता है कि किसी के ऊपर एक तरह से मुकदमा चलाना। तो रोमन कैथोलिक चर्च ने मेनेक्यो को पकड़ा, क्यों रे इधर क्या लिख रहा था, उसके ऊपर मुकदमा चला। इंक्विजिशन मतलब मुकदमा, ठीक है। टू रिप्रेस हेरेटिकल आइडियाज। हेरेटिकल आइडियाज मतलब कि अगर आपके विचार ऐसे हैं जो एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट है, तो आपको कहा जाएगा कि यू आर प्रमोटिंग हेरेटिकल आइडियाज, यू आर अ हेरेटिकल। हेरेटिकल मतलब कि आप ऐसे विचारों को फैला रहे हो जो सही नहीं है, ठीक है, हेरेटिकल आइडियाज ऐसा। गॉट माय पॉइंट, समझ में आ रहा है ना। तो व्हेन द रोमन कैथोलिक चर्च बिगेन इट्स इंक्विजिशन, यहां पे लिखा भी और वही चीज। इंक्विजिशन क्या है, तो अ फॉर्मर रोमन कैथोलिक कोर्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एंड पनिशिंग हेरेटिक्स, ठीक है। तो एक मुकदमा चलाया, जो कोर्ट चलाता था, चर्च के कोर्ट चलाते थे हेरेटिक्स को पनिश करने के लिए। और हेरेटिक्स कौन होंगे, तो हेरेटिक्स वो व्यक्ति जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन जो है, बिलीफ जो है, उनके अगेंस्ट में बात करता है। तो बिलीफ्स विच डू नॉट फॉलो द एक्सेप्टेड टीचिंग ऑफ चर्च, ठीक है। उस समय जो चर्च था उसकी टीचिंग के अगेंस्ट में अगर बोल रहे हो तो आप हेरेटिक कहलाओगे, आपके आइडियाज हेरेटिकल कहलाएंगे। तो इन मेडिवल टाइम्स hearsay when hearsay was seen as a threat to the right of church to decide on what should be believed and what should not, heretical beliefs were severely punished, ठीक है। तो मेडिवल टाइम्स में अगर आप कुछ धर्म की अपनी व्याख्या कर रहे हो तो उसको डिसाइड किया जाएगा कि ये धर्म के लिए सही है या गलत है, और अगर आप गलत हो तो यू विल बी कॉल्ड एज हेरेटिक और आपके ऊपर मुकदमा चला जाएगा, समझे। चलो, तो ये था। तो अब जैसे आप देखेंगे तो क्या रोमन कैथोलिक चर्च ने मेनेक्यो के आइडियाज के ऊपर गुस्सा करके उसके ऊपर मुकदमा चलाया। मेनेक्यो वाज हॉल्ड अप ट्वाइस एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड। तो उसके ऊपर 2 बार, जैसे आप देखेंगे, उसको दोषी ठहरा के एग्जीक्यूट कर दिया, मरवा दिया, ठीक है, मेनेक्यो को। लेकिन ये एक चीज दर्शाई कि ये नहीं देखना था कि अरे यार मेनेक्यो रेस्ट इन पीस। यहाँ ये देखना है कि कैसे प्रिंट के आने से लोग अपना डिसेंट शो कर सकते थे, अपना डिसएग्रीमेंट शो करते थे। द रोमन कैथोलिक चर्च troubled by, ठीक है, the Roman Catholic Church troubled by such effects of popular reading and questioning of faith imposed severe controls over publishers and booksellers and began maintaining an index of prohibited books from 1558। अब जैसे क्या है कि वही है ना कि तुम मुझको कब तक रोकोगे, वो एक कविता है ना, मैं उस बंजर माटी का, मतलब यार मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छी लाइन है जो अमिताभ बच्चन की आवाज में है। क्या है,
भूल गया मैं, लाइन मिस हो रही है थोड़ा सा, लेकिन तुम समझ गए ना कि तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो अब जब आई प्रिंट शुरू हुआ तो प्रिंट की मदद से लोग अब अपने विचार प्रिंट पब्लिश करना शुरू कर ही देंगे। तो लोगों ने जब अपने विचार पब्लिश करना शुरू किए तो उन्होंने अपना डिसएग्रीमेंट भी शो किया, जैसे मैंने क्यों डिसएग्रीमेंट शो किया, विचार को लटका दिया, ठीक है। लेकिन ये डिसएग्रीमेंट रुकने वाला नहीं था और चर्च को भी समझ में आ रहा था कि लोग फेथ को क्वेश्चन कर रहे हैं, लोग अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, और इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए बुक सेलर्स और पब्लिशर्स जो है ना, इन लोगों को एक लिस्ट दे दी। क्या दे दी? इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, कि ये बुक्स तो तुम्हें पब्लिश ही नहीं करना है, ये किताबें, इन लोगों की किताबें छापना ही नहीं है, ठीक है। तो ये चर्च के द्वारा ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था कि पब्लिशर्स और बुक सेलर से बोल दो कि कुछ भी पब्लिश ना करें, ठीक है। और ये नीचे जैसे अगर आप फोटो देखोगे ना, भूत वाली फोटो भी वही दर्शा रही है। जैसे क्या लिखा है, दी मैकबर डांस, तो इसमें बता रहे हैं जैसे भूत आ गया बुक सेलर्स के पास में और पब्लिशर्स के पास में, कि अगर आप कुछ धर्म के अगेंस्ट में लिखोगे या फिर जो भी है, तो ऐसा शैतानी शक्ति आपको पकड़ के ले जाएगी, वो तो वो दर्शाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। प्रिंट शोज हाउ फियर ऑफ प्रिंटिंग वाज ड्रामेटाइज्ड इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टाइम, कि तेरी फील्डिंग सेट है अगर तूने कुछ भी छापा तो, ऐसा तेरी फील्डिंग सेट है अगर तूने कुछ भी छापा तो। समझ गए? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ हाँ, ये वो वाली कविता है। क्लियर है? मीठी झा बताओ। ओ मीठे रस से फाइन। आ जाओ जरा, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चन पे नजर दौड़ा लो, फिर कल कल अपन पढ़ेंगे दी रीडिंग मैनिया। रीडिंग मैनिया वाला टॉपिक कल उठाएंगे अपन, ठीक है। चैप्टर पढ़ा है यार ये, इंडिया वाला पार्ट अपना मेरे को लग रहा है कि संडे पे जाएगा। हाँ, ओके ओके गाइस। अबे नीचे आ जा, ना माने, बड़ा बदतमीज है ये। क्वेश्चन देखो क्या, फटाफट करवा देता हूं, बस 2 मिनट का, 2-3 मिनट में। Who among the following said print is the ultimate gift of God and the greatest one? कौन था? कौन था? बोलो बोलो, कौन था वो? बताओ, समझ में आया? जल्दी बताओ। ये तो सर, ये जो रोते रहते हैं, अबे अभी लड़का लड़की वाली लड़ाई खत्म नहीं हुई क्या तुम लोगों की? स्किन केयर रूटीन है बेटा, मुंह धो 3 बार ठंडे पानी से, चकाचक, ठीक है। चलो, 78% बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड यार, तुम तो सब समझदार हो गए। मार्टिन लूथर इज द राइट आंसर। हाउ हैड प्रिंटिंग प्रेस क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग इन यूरोप? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो आप बताओगे क्या है कि प्रिंटिंग प्रेस ने न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग कैसे डेवलप करी? तो पहले आप बताओगे क्या है कि पहले ओरल कल्चर था, फिर उस ओरल कल्चर में चलते आप क्या देखने को मिल रहा है? पहले ओरल कल्चर क्यों था? क्योंकि बुक्स वर एक्सपेंसिव, है ना, बुक्स एक्सपेंसिव हुआ करती थी, इसलिए पहले ओरल कल्चर था। बट प्रिंटिंग या फिर जो रेवोल्यूशन हुआ आया, प्रिंट रेवोल्यूशन, है ना, प्रिंट रेवोल्यूशन, प्रिंट रेवोल्यूशन मेड इट इजी फॉर द पीपल
हैव, इजी फॉर द पीपल टू हैव बुक्स। और इसी के चलते अब क्या देखने को मिल रहा है कि हेंस देयरफॉर रीडिंग एंड हियरिंग पब्लिक गॉट मिक्स्ड, सुनने वाली और पढ़ने वाली पब्लिक की मिक्सिंग हो गई, मिक्सर बन गया। ठीक है। प्रिंट रेवोल्यूशन इन 16th सेंचुरी यूरोप ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सूटेबल आर्गुमेंट। ठीक है। प्रिंट रेवोल्यूशन जो 16th सेंचुरी यूरोप में था, उसने क्या करा है, ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल इन यूरोप। प्रिंट रेवोल्यूशन इन 16th सेंचुरी, कैसे लोगों के, यूरोप के लोगों का अभी 16th सेंचुरी पे आए कहां अपन ने, आ गए ना दोस्त, मतलब इसमें वही है, सेम एज प्रीवियस। देखो ये होता है सवाल बहरूपिया, मैं 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया। सवाल देखो कि प्रिंट रेवोल्यूशन जो 16th सेंचुरी में आया उसने लोगों की लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म कर दी, तो ये सेम एज प्रीवियस वाली ही चीज है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें यही बताना है कि पहले लोग जो है सिर्फ ओरल कल्चर था, नॉलेज वाज ट्रांसमिटेड ओरली, लेकिन जब प्रिंट आई तो प्रिंट के आने से किताबें सस्ती हो गई। सेम चीज पूछी, लेकिन सवाल इतना अलग हो गया कि 2 मिनट के लिए सोचने में मजबूर हो गया कि सवाल के दूसरे टॉपिक से तो नहीं है। आपको यही ध्यान रखना है, समझ रहे हो मेरी बात? उठो उठो बेटा, पप्पू सुनो, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। सेम चीज पूछी है कि कैसे रीडिंग पब्लिक नहीं डेवलप हुई, और सेम चीज इस सवाल में भी कि प्रिंट रेवोल्यूशन से लोगों का जीवन कैसे बदल गया। तो अब लोग पढ़ सकते थे, आसानी से किताबें मिल रही थी, ये वही वाला पार्ट है। रिलीजियस डिबेट्स और वाला पॉइंट भी लिख सकते हो कि रिलीजियस डिबेट एंड फियर अराउंड द प्रिंट डेवलप्ड, लेकिन आप अगर स्टार्टिंग का सेक्शन लिखोगे तो भी मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं, जैसे यहां से जो चैप्टर, जैसे ये जो है, तो ये वाला जो पार्ट है, तो ये बता रहे हैं कि कैसे 14th-15th सेंचुरी, मतलब 13th 14th 15th सेंचुरी में बुक वगैरह बनी, जैसे मशीन जो बनी, तो ये 15th सेंचुरी वाली कहानी हो गई। ठीक है, तो 15th सेंचुरी वाली कहानी हो गई यहाँ पे। ठीक है, किताब वगैरह बनी। और ये जो प्रिंट रेवोल्यूशन आया, तो ये पूरा 16th सेंचुरी में क्या हो रहा था उसके बारे में बताया है कि किताबें सस्ती छपने लगी है। वो मार्टिन लूथर का ये पूरा कार्यक्रम 16th सेंचुरी में हुआ है ना, तो ये 16th सेंचुरी की कहानी बताई जा रही है पूरा यहाँ पे। ये सब 16th सेंचुरी है। ठीक है, तो ये सब 16th सेंचुरी मतलब 16वीं शताब्दी में क्या हो रहा था, 16वीं शताब्दी में क्या हो रहा था वो बताया गया है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लिया तुमने, एक क्वेश्चन और लेंगे यहाँ पे, 17th सेंचुरी में क्या हो रहा था उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक, हाउ डिड एक्सेस टू बुक्स क्रिएट अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग, तो अब आप वही बताएंगे कि पहले क्या है, मतलब सेम एज प्रीवियस हो जाएगा, अलग अलग सालों में पूछा गया है, लेकिन वही है कि हाउ डिड एक्सेस टू बुक क्रिएट अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। तो जब किताबें आई तो लोग क्या कर सकते थे कि अब आसानी से किताबें खरीद सकते थे, लेकिन वहां लिटरेसी रेट कम होता था, तो लोग किताबें खरीद लेते थे और उनको पढ़ के सुनाया जाता था पब्लिक प्लेसेस वगैरह में। समझ गए? कल पढ़ेंगे रीडिंग मैनिया से। फाइन, लीडर बोर्ड पढ़ देता हूं एक बार। गौरी बिजलवान, दशमीत, मयूरेश धेका, अंश कश्यप, ओमकार पटेल, रोंजॉय दास, निशिका यादव, ऐशानी, अयान और अराशी शर्मा। तालियां हो जाए इन सारे बच्चों के लिए। चलो हाँ, छुट्टी कर दी, मार्ट साहब ने तारीख छुट्टी कर दी भाई। जाओ, बाय बाय, कल आगे पढ़ेंगे। कल 17th सेंचुरी में देखेंगे कि रीडिंग मैनिया कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, मजेदार टॉपिक है ये भी। बाय बाय, बाय, गुड नाइट।